नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। आज प्रथम पीयूसी व्याकरण शास्त्र में समानार्थी शब्द के अंतर्गत अध्ययन करने जा रही है। बच्चों, पहले हमें व्याकरण क्या होता है, व्याकरण क्यों सीखना चाहिए, अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो व्याकरण वह शास्त्र है भाषा के बोलने या लिखने की रीति बताते हैं। बोलने या लिखने की रीति बताते हैं। आखिर व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? आखिर व्याकरण इसलिए पढ़ना चाहिए बच्चों, वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द कैसे बनते हैं, शब्द पद पदों के जोड़ने से वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य किस प्रकार भाषा के निर्माण करते हैं, वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों का क्या रूप और प्रयोग कैसे होते हैं। यानी भाषा में शब्द होते हैं तो शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों के द्वारा वाक्य कैसे बनते हैं, पद कैसे बनते हैं, उसका प्रयोग कैसे होते हैं, उसका रूप कैसे होते हैं। इन सब का अध्ययन हमें करने के लिए व्याकरण शास्त्र चाहिए। लेकिन इन तत्वों को जो शास्त्र किसी भाषा के नियम निर्धारित करता है, किसी भी भाषा उस भाषा के इन नियमों का तत्व निर्धारित करते हैं, वह उस भाषा का व्याकरण कहा जाते हैं। तो व्याकरण से क्या लाभ है बच्चों? लाभ यह होता है कि किसी भी भाषा को इन तत्वों के आधार पर, जो हम लोग इनके द्वारा व्याकरण के द्वारा निर्धारित नियमों का अध्ययन करने के बाद उस भाषा का शिष्ट शुद्ध सामान्य भाषा सीखते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा नियमित तत्वों के आधार पर, निर्धारित तत्वों के आधार पर उस भाषा को, यानी शुद्ध शिष्ट सामान्य भाषा को सीख सकते हैं। तो इसलिए शुद्ध शिष्ट सामान्य भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण सीखना जरूरी है। तो बच्चों, आज व्याकरण के अंतर्गत हम लोग शब्दों के यानी अर्थ के अनुसार शब्द कितने होते हैं, शब्द के प्रकार क्या है, शब्द क्या होते हैं, वो सीखने जा रही है। तो शब्द क्या होता है? शब्द वह चीज है एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से, यानी सार्थक योग से, एक या एक से अधिक सार्थक अक्षरों के योग से शब्द बनते हैं। उदाहरण कमल का अर्थ है पंकज, यानी जल में पैदा होने वाला। तो एक फूल है, इसका अर्थ है फूल जो जल में पैदा होता है। शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो आम भाषा बोली में हम लोग सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्द वे होते हैं जो भाषा में जिन शब्दों का स्पष्ट अर्थ हो और शब्दकोश में उस शब्द का अर्थ प्रयुक्त हो, उसे हम लोग सार्थक कह जाते हैं। जैसे कि रोटी, चाय, सामने। वैसे ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का अर्थ भाषा में प्रयुक्त नहीं होते, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहा जाते हैं। उदाहरण अनुसार देखेंगे तो जैसे कि हम लोग आम भाषा बोली में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चाय वाय। चाय सार्थक शब्द है, वाय निरर्थक शब्द है। आमने सामने सार्थक शब्द है, आमने निरर्थक शब्द है। रोटी रोटी सार्थक शब्द है, होटी निरर्थक शब्द है। तो इस तरह आम भाषा प्रयोग में हम लोग सार्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं।
व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं। शब्द और अर्थ का निकट संबंध होता है, अटूट संबंध रहता है। अर्थ के अभाव में भाषा अर्थहीन हो जाता है। इसलिए शब्द और अर्थ का अटूट संबंध होता है। शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा होती है। भाषा के द्वारा शब्दों को अगर हम लोग चयन करेंगे, शब्दों को अर्थगत उसका अनुसरण करेंगे तो शब्द के द्वारा ही अर्थ प्रकट होते हैं। तो आज के संदर्भ में बच्चों हम लोग अर्थ के अनुसार शब्द कई भेद होते हैं, शब्दों के कई भेद होते हैं। उनमें से हम लोग समानार्थी शब्द देखते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं, भिन्नार्थक शब्द होते हैं। आज के संदर्भ में हम लोग समानार्थी शब्दों पर अध्ययन करने जा रहे हैं। समानार्थी, इसमें ही निहित अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। इसमें ही देखिए समान अर्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। जिन शब्दों का समान अर्थ होते हैं उसे हम लोग समानार्थी शब्द कहा जाते हैं, यानी समानता अर्थ देने वाले शब्द। यानी समानार्थी शब्द को हम लोग प्रतिशब्द भी कहा जाते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहा जाते हैं। बच्चों, समानार्थी शब्दों में दो प्रकार होते हैं। उनमें से पहला है पर्याय यानी पूर्ण पर्याय, दूसरा अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं जो वाक्य में एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं, यानी इसका अर्थ है अर्थ में कोई अंतर नहीं होते। एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द का अर्थ समानता के साथ ले सकते हैं, यानी समान अर्थ मिलते हैं, तो अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। अपूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं जिसके अर्थ और प्रयोग में अंतर होते हैं। जैसे कि उदाहरण बताती हूँ, कक्षा में आप लोग किसी विषय में कुछ अंक प्राप्त कर लेते हैं। अंकों को आप लोग ऐसे बता सकते हैं, अंक भी बता सकते हैं और उसके पर्याय में आप नंबर भी बता सकते हैं। जैसे कि मुझे 15 अंक मिले, मुझे 25 नंबर मिले। अंक और नंबर में अंतर नहीं होता बल्कि समानता दिखता है। वैसे ही अगर हम लोग अपराध और पाप में अंतर मिलते हैं, जैसे कि बता देती हूँ, सामाजिक और धार्मिक विषय के संदर्भ में हम लोग पाप करते हैं। अपराध कानूनी विषय के अंतर्गत हम लोग अपराधी बनते हैं। पापी और अपराधी में बहुत फर्क होते हैं। सामाजिक और धार्मिक विषय के संदर्भ में पाप का शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो वैसे ही कानूनी और विधि के संदर्भ में अपराध का शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह समानार्थी शब्द में पर्याय, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। आज के संदर्भ में बच्चों समानार्थी शब्दों में हम लोग देखेंगे तो यह शब्द मिलते हैं। आपको अभ्यास पुस्तिका के साथ यह अध्ययन करना होगा। अभ्यास पुस्तिका इसलिए अध्ययन किए जाते हैं कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कई विषयों के प्रश्नोत्तरों को लिखने और सीखने के लिए। वैसे ही व्याकरण के अंदर कई विषयों के अंशों को आपको सिखाए जाते हैं, वो आपको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और अभ्यास करने के लिए। तो अभ्यास पुस्तिका में रहे समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों में कुछ उदाहरण ऐसे हैं। जैसे कि पहला शब्द बनता है अंधकार। अंधकार शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं अंधेरा। पहला शब्द बनता है अंधेरा। दूसरा तिमिर। तीसरा तिमिस्त्र। चौथा अंडोरा। बच्चों, अंधकार शब्द का
समानार्थी शब्द वे होते हैं अंधेरा, तिमिर, तिमिस्त्र, हंडोरा। वैसे ही अम्र शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं सुधा, सोम, देवरस, पीयूष। अमृत शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं सुधा, सोम, देवरस, पीयूष। वैसे ही अश्व, अश्व शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं घोड़ा, वाजी, भाजी, हाई। अश्व शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं घोड़ा, वाजी, भाजी, हाय। हांक, हांक शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। हांक शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। आकाश शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं नभ, गगन, अंबर, आसमान। तो इस तरह आज के अध्ययन के संदर्भ में बच्चों समानार्थी शब्दों में पर्याय अर्थ देने वाले शब्दों में कुछ उदाहरण के साथ हम लोग समानार्थी शब्दों को अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।